नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार चुनाव तो इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए बहुत सारे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे थे, वो भी बिहार की राजनीति में उन्होंने रुख किया है बिहार की राजनीति की तरफ। हमारे साथ हैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब, जो कि वीआईपी पार्टी में अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आईजी के पद पर काम कर चुके हैं और लगभग 28 वर्षों का इनका नौकरशाह मतलब ब्यूरोक्रेसी का अनुभव रहा है। अब ये राजनीति में आए हैं और वीआईपी को इन्होंने चुना है, तो अब ड्रेस भी बदल लिया अपने पूरा एकदम नेता वाला। तो ये जो आपने चेंज आपका हुआ है, मतलब 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे हमको लगता है राजनीति में आए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिहार तक में। थैंक यू। तो नमस्कार आप सभी दर्शकों को भी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2-3 महीने में क्या अनुभव लगा? आप तो वहाँ एसी कमरे में बैठ के एकदम ऑर्डर और दल्ली खड़ा है एकदम। यहाँ तो मतलब अभी तो कम से कम पसीना बहाना पड़ रहा होगा, चुनाव तक तो बहाना पड़ेगा। नहीं, अच्छा खासा है। और जैसे मेरे बारे में सभी ने कहा कि वो खाकी से खादी का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है। हार्ड वर्क वहाँ भी है, हार्ड वर्क यहाँ भी है, और ऑन फील्ड जिसको कहते हैं, तो ऑन फील्ड जॉब वो भी है, ये भी है। उसमें है कि आपको एक लीगल प्रोटेक्शन है, एक शील्ड है। यहाँ वो है कि आप बहुत वल्नरेबल हो, आप जनता के बीच जिसको कहते हैं ना एकदम ओपन हो, तो जो कुछ है वो सब सामने है। और वीआईपी का जैसे वो चॉइस जो है कि सबको मैंने कि पहले भी बताया कि नई पार्टी है, एक्सपेरिमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और मुकेश सहनी जी जो है वो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में अपेक्षाकृत नए हैं। 11 साल का उनका अनुभव है, 11 साल की पार्टी है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने में माहिर है। ही इज ए शोमैन। वो नए नए तरीके अपनाते हैं जनता का संघर्ष करने का, और रास्ता चुना है उन्होंने। तो मुझे बड़ा उनका अपीलिंग लगा अप्रोच टुवर्ड्स पब्लिक की, कैसे अप्रोच किया जाए पब्लिक को अपनी तरफ। तो इट वाज जिसको कहते हैं ना, बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन था फ्रॉम खादी टू खाकी। हुदा साहब, एक सवाल आपसे है मेरा। मैंने आपके बारे में पता किया, मतलब पढ़ा, तो आपका ये है कि आप अल्पसंख्यकों की आवाज बनने के लिए आप राजनीति में आए, राइट? तो मेरा ये सवाल है कि केवल अल्पसंख्यक क्यों, पूरे संपूर्ण के लिए क्यों नहीं? आप आवाज उसके लिए भी बन सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं सिविल सर्वेंट था, उस नाते तो मैं इस देश की प्रॉपर्टी हूँ। बिल्कुल, ठीक है, सबके लिए आप हैं। हाँ, सबके लिए है। जो कटु सत्य है कि वो हमारा समाज पहले तो धर्म के आधार पे बटा है और दूसरे जातियों के आधार पे बटा है। और खास करके हमारा जो बिहारी समाज है वो जातियों में ही जीता है। तो जाति हमारे यहाँ की मजबूरी कह लीजिए, या वो कह लीजिए मैनिफेस्टेशन है लोगों का। अब हम इससे इतर कोई बहुत क्रांतिकारी कुछ नया ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं प्रशांत किशोर जी पे आऊंगा बाद में, वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है कि मैं अल्पसंख्यकों की बात, केवल अल्पसंख्यकों की बात नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो 25-26 मई 1949 को सरदार पटेल ने हमें जो कमिटमेंट दिया, फेयरनेस का, यूनिटी का, इक्वालिटी विथ इक्विटी का, इलेक्टोरल यूनिटी इन द इंटीग्रल ग्रोथ ऑफ इंडिया, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। उन्होंने कहा कि मुसलमान को हम अलग नहीं समझते हैं, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, और हम सब एक है, हम भारतीय। हिंदुस्तानियत का उन्होंने कंसेप्ट दिया, लोगों से अफर्मेशन लिया कि आप सब हिंदुस्तानी हो। अब रहा कि जिनके साथ बहुत दिनों से शोषण वंचन जिनका हुआ है, उस समाज को हमने प्रोटेक्शन दिया। समहाउ जो हिंदुस्तान का जो डेवलपमेंट हुआ या जो विकास हुआ, उसमें समहाउ जो एक बड़ी आबादी है, 18% कोई छोटी आबादी नहीं होती है, वो किसी भी तरह मार्जिनलाइज्ड हो गया, छूट गया। विशेष रूप से जैसे 2014 में मोदी जी के पदार्पण के बाद, अब मोदी जी एक अच्छे शासक हो सकते हैं, एक अच्छे प्रशासक भी हो सकते हैं, एक अच्छे प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन समहाउ जो बीजेपी की बुनियाद है या जो उनकी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है,
वो उन्हें इस बात से रोकती है कि ये धर्म के आधार पे वो जो है ना कंपेल्ड है लोगों को जिसका ना बिहेव करने के लिए या लोगों को अप्रोच करने के लिए। उसका क्या नतीजा हुआ है कि पहले से ही मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। 14 के बाद से एक जिसको कहते हैं ना धीरे धीरे एक सेग्रीगेशन हो गया। मुसलमान समाज संकुचन की स्थिति में है, मतलब एक कुकून में बंद होता जा रहा है। कैसे आपको ये फील होता है? मतलब यही हम जानना चाहते हैं, कांग्रेस के टाइम में और अब के टाइम में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? कांग्रेस के टाइम में ये ब्लेटेंट नहीं था, बहुत विजिबल नहीं था। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का 70 साल का हुकूमत में 70 साल की जो उनकी हुकूमत थी उसमें कांग्रेस ने ऐसा कोई बहुत बड़ा नायाब या अलग से जैसे अल्पसंख्यकवाद या सेकुलरिज्म के नाम पे कोई बहुत ही उसको जो फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट जो है ना उनका जिसको कहते हैं ये एंटी अप्रोच नहीं था कि इनका हमें कुछ नहीं करना है। अभी जैसे मोदी जी की स्कीमें जो भी हैं वो क्लेम करते हैं कि सब लोगों के लिए, सबके लिए है, लेकिन आप ये बताइए कि रेसिपिएंट को वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जब हमारे इलाकों में जो इलाके हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें ग्रोथ के इस इंडिया के इंक्लूसिव ग्रोथ में अगर आप हमें छोड़ दोगे ना, मैं यही कहता हूं कि शरीर का कोई पार्ट अगर आपका मजबूर हो जाता है तो जानना चाह रहा है क्यों, कैसे आपको लगता है क्या छोड़ दिया उन्होंने? आप देखो, आप जैसे कि नौकरी में आपको अगर नहीं मिल रहा अवसर या फिर रोजगार, नौकरी के अवसर तो जैसे रोजगार का मसला तो पूरे देश का मसला है, सबके साथ है। आप मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन देख लो, सिविल सर्विसेज में 2.5 से 3% है, सरकारी नौकरियों में एवरेज 2.9 और समथिंग मुसलमान है। वो तो पहले से चला आ रहा है, मुझे लगता है पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसके लिए अगर इतना साल आपको 10 साल मोदी जी को मिला, मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता था। अगर ये जितना इनको मैंडेट था, जितना इनको सपोर्ट था जनता का, ये कहते कि हम सब एक इंक्लूसिव ग्रोथ में चले। आप देखो में जाके हालात जो है मुसलमान बस्तियों के, स्कूल्स नहीं है। जो मैं 3 चीजें कहता हूँ, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिग्निटी की बात करता हूँ, ये तीनों चीजें वहां मिसिंग है। आप उनको फिदर टच तो दो, आप उनको बढ़िया से कम एक इक्वालिटी के साथ इक्विटी का शेयर तो दो उनको। आप डिप्राइवेशन का लेवल देखिए कि 2014 के बाद सबसे ब्लेटेंट एग्जाम्पल तो है पीपल रिप्रेजेंटेशन का, जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का। आपने डेलिबरेटली पार्लियामेंट से लेके असेंबलीज तक मुसलमानों को रूट आउट कर दिया। कितने रिप्रेजेंटेटिव है? आप डाटा और एनालिटिक्स से देख लीजिए, ग्राफ कहते हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भारत की हर विधानसभा और यहां तक कि लोकसभा में न्यूनतम स्तर पे है, इतिहास के न्यूनतम स्तर पे है। तो आप किसी समुदाय को आवाज नहीं दोगे, किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दोगे, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अगर आप पार्टिसिपेटिव पार्टिसिपेशन नहीं दोगे तो डेमोक्रेसी है ना, मान लीजिए कि अब पार्टियां टिकट ही ना दे, सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि टिकट नहीं दे तो जीतेगा कहां से? तो वही चीज हो रहा है। मतलब हालांकि आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी तो सेकुलर पार्टी है, और लेकिन ये नहीं है कि वीआईपी कभी महागठबंधन की तरफ दिखता है। अभी तो महागठबंधन में है, लेकिन कहीं मान लीजिए खुदा ना खास्ते कहीं एनडीए में आ गए तब क्या कीजिएगा? आपकी तो लड़ाई बीजेपी से है। नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है बीजेपी से, मतलब उनके नीतियों को लेके है। मैं तो बीजेपी से न लड़ना चाहता हूँ, न मैं तो बीजेपी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसको कंसीडर करो। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। इस देश को अगर विश्व शक्ति बनना है, भारत के समाज को आगे बढ़ना है, तो आप अपने एक बड़ी आबादी के हिस्से को नेग्लेक्ट करके आगे नहीं जा सकते हो। हमारे मतलब इम्पोर्टेंस को समझो। हाँ, मतलब आप हमें आदर्श मत समझो। आप हमें अपना समझ के हर स्कीम आप अपने साथ हमें लेके चलो ना। आप हमें अलग क्यों समझते हो? हम इसी धरती के हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हमें जाना है। तो हमें आदर्श मत समझो, हमें हिंदुस्तानियत के नाम पे और हिंदुस्तानी समाज समझ के हमें लेके चलो, और इंक्लूसिव ग्रोथ के हर सोशल इंडेक्सिंग पे हमें आप शामिल करो। खोजा साहब, ये हम जानना चाह रहे थे, आपने ये भी कहा कि भाई मुसलमानों की आवाज कोई नहीं बन। बहुत सारे मुसलमान नेता हैं, ओवैसी साहब सबसे बड़े मुखर रूप से मुसलमानों की बात करते हैं। तो आपको
क्या लगता है कि मतलब आपके आने से कुछ इसमें परिवर्तन होगा, कुछ आपकी विचारधारा और उनकी विचारधारा में कुछ भिन्नता है? आप वो वैसी से अलग चलेंगे या वही जो बोलते हैं उसी पर आप चलेंगे? जो देखिए, समाज का निर्माण जो है ना, जैसे बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव को आप काउंटर नैरेटिव नहीं तैयार कर सकते। उसका जैसे बीजेपी अगर आप कुछ कहती है तो उसको आप रिपल्सिव एक्शन से उसका जवाब नहीं दे सकते हैं आप। ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, इमोशंस प्ले करते हैं। जैसे बीजेपी अगर समथिंग कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जैसे मसला है, वक्फ बोर्ड को लेकर, जैसे वक्फ बोर्ड का मसला है, बीजेपी कहती है कि मान लिया ठीक है हम ये रिफॉर्म लाना चाहते हैं, उसका रिपल्सिव एक्शन जो है वो कम्युनिटी के हक में नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उसका रिफॉर्मेटिव एक्शन आप लो ना। अगर सर कोई भी बिल, कोई भी एक्ट, कोई भी सुधार अगर किसी सोसाइटी, किसी समाज के बेहतरी के लिए हो, बेहतरी के लिए कंसेंसस, कंसेंट और एक्सेप्टेंस पे हो, तो वो समाज और देश के हित में है ना। ओवैसी साहब कंसेंसस और एक्सेप्टेंस को छोड़ के वो उसका रिपल्सिव जवाब देते हैं। वो मुस्लिमों का इमोशंस प्ले करते हैं कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और तुम इसका जो है काउंटर रिप्लाई ऐसे करो। तो वो जैसे ओवैसी साहब का क्या है ना कि वो अब हैदराबाद का है, वो बंदा हैदराबाद में उन्होंने सीटें जीती है बिहार में। नहीं, देखिए उन्होंने हैदराबाद में कभी 10 सीटों से ज्यादा नहीं लड़े। वो तेलंगाना की सारी सीटें क्यों नहीं लड़ते हैं? और अगर 5 सीट बिहार में कभी कभी कहते हैं पूरी सीट, सभी सीटों पर लड़ेंगे। आप उनकी 5 सीटों की टोपोग्राफी देखिए, वो सीमांचल में लड़ते हैं। क्यों सीमांचल में लड़ते हैं? क्योंकि सीमांचल में 80% मुसलमान है। मुसलमानों के बीच ये बात जाके कहना कि हम ही तुम्हारे सेवियर हैं और हम बीजेपी से ही अकेला लड़ लेंगे, क्या ओवैसी साहब बीजेपी से अकेले लड़ने में सक्षम है क्या? तो अगर मुसलमान प्रूडेंटली, यूनाइटेडली और इकट्ठा वोटिंग नहीं करता है तो मुसलमानों के वोट इसी तरह वेस्ट जाएंगे, डिवैल्यूएट हो जाएंगे। एक दिन आएगा जब मुसलमानों को डिफरेंशियलाइज करने की कोशिश होगी। तो मैं तो ये कहता हूं कि आपको इस देश की जो पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हीं के साथ नेविगेट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर जो मुस्लिम नेता है, जिस ढर्रे पर उनका एक बना बनाया ढर्रा है, खिलाफ बोलना है, चलना है, किसी चीज को अच्छा नहीं करना है, उसमें आपका ये विचार मुझे लगता है कुछ नयापन लेके आ रहा है। आप कितना इसको एक्सेप्ट करते हैं लोग, ये देखना होगा। क्योंकि मान लीजिए वक्फ बोर्ड पर अगर आप सरकार का समर्थन करते हैं, 3 तलाक पर करते हैं, तो कितना मुस्लिम आपको समर्थन देगा? नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, स्पष्ट करता हूं मैं कि मैं बीजेपी की पॉलिसी से सहमत नहीं हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी का एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनका रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स से काफी प्रभावित हूं। लेकिन जैसे वक्फ बिल है, मेरा अपोजिशन है वक्फ बिल पे। मैं वक्फ बिल पे सरकार को भी आईना दिखाने के लिए मैंने बोला और मैं ये भी कहता हूं कि वक्फ बिल पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। वक्फ बिल में सरकार को मुसलमानों को सुननी चाहिए। लेकिन तो वही बात तो ओवैसी जी भी कह रहे हैं। ओवैसी जी वो नहीं कह रहे। ओवैसी जी जो है ना, वक्फ बिल का सहारा लेके मुसलमानों के सर्टेन पॉकेट में इमोशंस प्ले करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं। अच्छा। मैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानियत के साथ हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टी के साथ चलना होगा। कोई जाति और धर्म के आधार पर पार्टियां नहीं बन सकती है, वो ग्रो नहीं कर सकती है, उससे समाज का नुकसान होगा। चलिए हुदा साहब, आप बिहार तक में आए, बहुत सारी बातें आपने की, आगे भी बात हम लोग करते रहेंगे, लेकिन आपके विचार सुनकर मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।